हेलो व्यूवर, स्वागत है आपका केमिका सी अमित क्लासेज में। आज का जो टॉपिक है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया पे है। इस वीडियो को आप अंत तक देखें जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। तो सबसे पहले नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या है, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नाभिक स्नेही क्या होता है। नाभिक स्नेही दो शब्दों से मिलके बनता है, न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियो का मतलब होता है नाभिक और फिलिंग का अर्थ होता है लविंग, यानी नाभिक की ओर आकर्षित होने वाला या नाभिक से स्नेह रखने वाले को हम नाभिक स्नेही कहते हैं। और हमारा जो टॉपिक है वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, या आप कह सकते हो कि ऐसी अपक्रिया जिसमें एक नाभिक स्नेही के स्थान पे दूसरा नाभिक स्नेही आता है। इस प्रकार की क्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ऐसी अपक्रिया जिसमें नाभिक स्नेही के स्थान पे दूसरा नाभिक स्नेही आता है तो उसको हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका SN1 अपक्रिया और दूसरा है आपका SN2 अपक्रिया। SN1 एंड SN2 अपक्रिया। सबसे पहले हम SN1 अपक्रिया के बारे में समझते हैं। इसको आप SN1 अपक्रिया या एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है SN1 अपक्रिया। इस अपक्रिया में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड की क्रिया जली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमको तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल और सह उत्पाद के रूप में साल्ट प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि यहाँ पर हमको तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड लेना है। तो तृतीयक का मतलब होता है कि ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा हो, जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा हो उस कार्बन पे 3 एल्किल समूह या 3 मेथिल समूह जुड़ा हो तो उसको हम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड या टर्शियरी ब्यूटिल हैलाइड के नाम से जानते हैं। और इसकी क्रिया हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जली, जिसको हम स्ट्रॉन्ग बेस के नाम से भी जानते हैं, चूँकि ये प्रबल क्षार है तो ये OH- देता है बेस होने के कारण, और ये जिस पे चार्ज माइनस है वो एज ए न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही के रूप में होता है। और आपको पता है कि कार्बन और हैलोजन में आंशिक आवेश होता है, इस पर आंशिक आवेश प्लस होता है और इस पर आंशिक आवेश माइनस होता है। चूँकि हैलोजन जो होता है, हैलोजन गुड लिविंग ग्रुप होने के कारण आसानी से बाहर आता है। हैलोजन इज ए गुड लिविंग ग्रुप, इसलिए आसानी से बाहर निकलता है। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के साथ जब इसका बॉन्ड क्लीवेज कराते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन हैलोजन खींच लेता है, और ये स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल होने के साथ ये स्ट्रॉन्ग मेटल की तरफ आकर्षित होता है। तो यहाँ पर जो धनात्मक चार्ज है वो ऋणात्मक चार्ज से क्रिया करके तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल बनाता है और साथ में सह उत्पाद के रूप में साल्ट बनाता है। लेकिन इस क्रिया को हमको समझना है कि कैसे कार्य करेगा। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये नाभिक रागी, इस नाभिक रागी ये भी आपका क्या है, माइनस के रूप में है, तो ये भी नाभिक रागी है। अब देखिए अब क्रिया हो रही है, इसमें एक नाभिक स्नेही इस नाभिक स्नेही के हटने पर इसके स्थान को ग्रहण करता है। यानी जो हमारा परिभाषा था कि ऐसी अपक्रिया जिसमें
नाभिक स्नेही के स्थान पे कोई दूसरा नाभिक स्नेही आया, यानी यहाँ इस नाभिक स्नेही के स्थान पे हमारा OH नाभिक स्नेही आ रहा है, तो इस प्रकार की क्रिया को हम नाभिक स्नेही अपक्रिया कहते हैं। थोड़ा आपको इसमें ध्यान देना है, SN1 अपक्रिया। चूँकि यह क्रिया जो होती है 2 पदों में संपन्न होती है। जो क्रिया विधि का पूरा मेथड है वह यह है कि SN1 अपक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। पहले पद में जो है कार्बोकेटायन बनता है, यानी एल्किल हैलाइड से हमको कार्बोकेटायन प्राप्त होता है। यह पद थोड़ा धीमा चलता है, लेकिन उसके बाद जो दूसरा स्टेप चलता है वो बड़ा तेज चलता है। तो जब कार्बोकेटायन के रूप में हमको पहले स्टेप में प्राप्त होता है तो वहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए उसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने का कार्य OH नाभिक स्नेही करता है, जो कि दूसरे स्टेप में होता है और ये बड़ा तेज होता है। दूसरा हमारा जो फैक्ट है कि चूँकि प्रथम पद में जो धीमे वेग में संपन्न होता है, इसमें अभिकारक के एक अणु भाग लेते हैं, इसलिए जो अपक्रिया की कोटि होती है वह प्रथम कोटि की अपक्रिया होती है, इसलिए इसको हम SN1 अपक्रिया कहते हैं। तीसरा हमको ये ध्यान देना है कि यदि हम ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में अपक्रिया को संपन्न कराते हैं तो वहाँ पे अभिक्रिया की गति जो होगी वो तेज होगी, लेकिन यदि अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में कराएंगे रिएक्शन को तो अपक्रिया की गति धीमी होगी। तीसरा, यह जो रिएक्शन होता है SN1, यह कार्बोकेटायन के अस्थायित्व पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये है कि कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही तेज अपक्रिया होगी। इसका कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होता है वो बेंजील हैलाइड होता है। बेंजील हैलाइड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद होता है एलिल हैलाइड, और फिर एलिल हैलाइड के बाद आता है 3 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर उसके बाद 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर उसके बाद 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। यानी जितना ज़्यादा कंपाउंड स्टेबल पोजीशन में होगा SN1 अपक्रिया उतनी ही तेज गति से संपन्न होगी। तो यदि ये सारे जो कंपाउंड दिखाए गए हैं, अगर हम इन सभी में सभी से रिएक्शन कराते हैं SN1 अपक्रिया, तो सबसे तेज अपक्रिया बेंजील हैलाइड के साथ होगी और सबसे अपक्रिया का जो धीमा वेग होगा वो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्रिया विधि में आपको बताया कि जो SN1 अपक्रिया होती है 2 स्टेप में पूरी होती है। तो सबसे पहले हम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेते हैं, जिसको आप टर्शियरी ब्यूटिल हैलाइड के नाम से जानते हैं ये, और इसकी क्रिया आप स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करते हैं, KOH के साथ करते हैं, जो एक्वा रूप में होता है, जलीय रूप में। और ये OH चूँकि बेस होता है इसलिए ये OH माइनस देता है, जिसको हम नाभिक स्नेही बोलते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्टेप फर्स्ट में जो होती है ये अपक्रिया काफ़ी धीमा चलता है, क्योंकि इसमें कार्बन और हैलोजन पे आंशिक आवेश प्लस और माइनस होता है। क्योंकि आपको पता है कि कार्बन के अपेक्षा हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, क्योंकि यक्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के अपेक्षा हाई होती है। तो जब इसमें पोलैरिटी उत्पन्न होगी तो ये पोलैरिटी के कारण, ध्रुवता के कारण यक्स गुड लिविंग ग्रुप होता है, अतः यह कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर के ऋण आयन के रूप में बाहर आता है। अतः जब ये ब्रेक होगा तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा फर्स्ट स्टेप में वो टर्शियरी ब्यूटिल हैलाइड कार्बोकेटायन के रूप में प्राप्त, टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन के रूप में प्राप्त होती है। चूँकि कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन हैलोजन की ओर जाने के कारण इस पे चार्ज प्लस आता है, इसी को हम बोलते हैं कार्बोकेटायन। अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि कार्बन एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 बॉन्ड हैं, तो 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन इस समय कार्बन के पास है। अतः इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो अतः ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अब क्या करेगा कि हमको ये मिला और दूसरा जो कंपाउंड मिला था वो यक्स माइनस के रूप में मिला था, नाभिक रागी के रूप में।
अब यहाँ पर जो हमारा बेस है स्ट्रॉन्ग बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वहाँ पर OH पे माइनस चार्ज है और यह सेकेंड स्टेप में, स्टेप सेकेंड में आप ध्यान दीजिए, यह बड़ा फास्ट चलेगा हमारा, स्टेप सेकेंड हमारा फास्ट होगा। तो इसमें चूँकि नाभिक रागी इलेक्ट्रॉन रागी की ओर, या कह सकते हैं ऐसे एटम की ओर आकर्षित होगा जिस पे प्लस चार्ज हो, यानी कुल मिलाकर के नाभिक रागी को नाभिक की ओर लगा होगा, तो ये नाभिक की ओर आकर्षित होगा। चूँकि इस कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये नाभिक रागी 2 इलेक्ट्रॉन इसके खाली कक्षक में प्रोवाइड करता, डाल देता है, जिससे इस कार्बन का बॉन्ड फॉर्मेशन OH माइनस से हो जाता है और हमारा जो कंपाउंड बनता है वो इस तरह से बनता है, टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल, ये हमारा प्राप्त हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, जो X माइनस है और आपका यहाँ पे पोटेशियम प्लस बचा है, तो ये पोटेशियम प्लस इस X माइनस से धनायन और ऋणायन आपस में क्रिया करके साल्ट के रूप में KX बनाएंगे, जो गुरुत्वीय भार चूँकि लिक्विड के अपेक्षा अधिक होने के कारण ये नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रकार से हमारा जो है अपक्रिया समाप्त होती है। अब यहाँ पर हम थोड़ा ध्यान देंगे कि हम अगर मान लीजिए 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री कंपाउंड लें, तो उदाहरण के तौर पे CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड X, ये हमारा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड H बॉन्ड X। अगर कार्बन, जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, अगर उसमें एक भी हाइड्रोजन ना हो तो वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है और उसमें 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हों, तथा जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े हों और उस कार्बन में एक हाइड्रोजन हो तो वो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि अगर आपके पास, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन जिस जुड़ा है और उसमें 2 हाइड्रोजन हो, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री, 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री, 1 हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री और एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो 3 डिग्री। अब सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन है? ये है। फिर उसके बाद कौन है? ये है। लास्ट में आपका जो है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो सबसे ज़्यादा अवक्रिया जो होगी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से होगी और सबसे कम अवक्रिया का जो वेग होगा वो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से होगा। यानी त्रिविम बाधा जितनी अधिक बढ़ेगी SN1 अवक्रिया में, उतना अवक्रिया तेज गति से होगी। त्रिविम बाधा जिसमें कम होगी कार्बोकेटायन में, वहाँ पे अवक्रिया की गति धीमी होगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा जो रिएक्शन है वो SN2 अवक्रिया है, जिसको हम द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया कहते हैं। सबसे पहले इस रिएक्शन के बारे में हम समझते हैं। जब मेथिल हैलाइड की क्रिया प्रबल क्षार के OH के साथ कराई जाती है तो हमें उत्पाद के रूप में मेथिल एल्कोहल व साल्ट प्राप्त होता है। इस प्रकार की क्रिया आपका द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये आपका CH3 है और X मेथिल हैलाइड की क्रिया आप प्रबल क्षार के OH के साथ कराते हैं जो कि जलीय रूप में है, और क्रिया कराने पर आपको उत्पाद के रूप में मेथिल एल्कोहल और साल्ट के रूप में पोटेशियम हैलाइड प्राप्त होता है। तो ये क्रिया SN2 अवक्रिया कहलाती है। इस अवक्रिया के क्रिया विधि को हम समझेंगे। सबसे पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है क्रिया विधि। SN2 अवक्रिया की क्रिया विधि की हम समझते हैं। सबसे पहले यह क्रिया एक ही पद में होती है। जैसा कि अभी आपने SN1 अवक्रिया देखा तो वह अवक्रिया 2 पदों में होती है, लेकिन SN2 अवक्रिया जो है एक ही पदों में होती है। और इस अवक्रिया में जो आने वाला नाभिक स्नेही होता है
वो जाने वाले नाभिक स्नेही के पीछे से 180 डिग्री कोण पर प्रहार करता है। प्रहार करने पर इनमें एक मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था उत्पन्न होती है और उसमें जो दुर्बल अवस्था वाला दुर्बल नाभिक स्नेही होता है वो टूट के अलग हो जाता है और जो प्रबल नाभिक स्नेही होता है वो मेथिल ग्रुप से जुड़ा होता है जो कि उत्पाद के रूप में आता है। दूसरा स्टेप हमारा रिएक्शन का ये समझ लीजिए कि यह द्वितीय कोट की अपक्रिया है, क्योंकि इसमें क्रिया कारक के 2 अणु भाग लेते हैं, अतः यह द्वितीय कोट की अपक्रिया या SN2 अपक्रिया कहलाता है। तीसरा पॉइंट आप ध्यान दीजिए, SN1 में जो है हमने ध्रुवीय विलायक लिया था जिसमें अपक्रिया की वेग तेज होती है, लेकिन इसमें जो विलायक हम यूज करेंगे वो हमारा अध्रुवीय विलायक होगा जिससे हमारी अपक्रिया करने की दर अधिक हो। चौथा हमारा जो पॉइंट है, इसमें त्रिविम बाधा जितना अधिक होगी उतना अपक्रिया का वेग कम होगा। त्रिविम बाधा जितनी अधिक होगी अपक्रिया की वेग उतनी कम होगी। अगर त्रिविम बाधा कम होगा तो अपक्रिया का वेग ज़्यादा होगा। अतः यह सबसे पहले 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से तेज अपक्रिया करता है क्योंकि इसमें त्रिविम बाधा कम पाया जाता है। इसके बाद 2 डिग्री हैलाइड से, उसके बाद 3 डिग्री हैलाइड एल्किल हैलाइड, फिर उसके बाद एलिल हैलाइड, उसके बाद आपका आ जाएगा बेंजील हैलाइड। यानी यहाँ पे जो कंपाउंड दिए हैं इसमें सबसे कम त्रिविम बाधा इसमें है, कम त्रिविम बाधा, क्योंकि दूसरा नाभिक स्नेही जो है वो पीछे से अटैक करता है, अतः जितने ज़्यादा एल्किल समूह होंगे तो उसको वार करने में उतना दिक्कत होगी, तो इसलिए यहाँ पे कम त्रिविम बाधा है और यहाँ पे अधिक त्रिविम बाधा है। इसीलिए इसमें सबसे 2 डिग्री जो आपका बेंजील हैलाइड है वो SN2 अपक्रिया में सबसे धीमी गति से अपक्रिया करेगा क्योंकि इसमें बाधा ज़्यादा है, इसलिए आप 60 ले लीजिए। SN2 अपक्रिया में भी आपने देखा, मैंने बताया कि जिसमें कम त्रिविम बाधा होगी उसके साथ SN2 अपक्रिया फास्ट होता है। यहाँ पे थोड़ा आप अपक्रिया वेग का घटता क्रम देख लीजिए, अक्सर इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन करता है अपक्रिया वेग का घटता क्रम। इसका मतलब है सबसे कम अपक्रिया किसमें होगी। तो आप जान लीजिए कि सबसे कम त्रिविम बाधा जो होती है वो एल्किल आयोडाइड में होती है, उसके बाद एल्किल ब्रोमाइड में होती है, उसके बाद R बॉन्ड Cl और R बॉन्ड F। यानी यहाँ पे अपक्रिया वेग का घटता कम, सबसे धीमा अपक्रिया जो है इसमें होगा। क्योंकि इसकी त्रिविम बाधा क्या है, अधिक है, त्रिविम बाधा अधिक है, जबकि अपक्रिया का वेग सबसे अधिक है। तेज अपक्रिया किसमें होगी, एल्किल आयोडाइड के साथ। क्यों, क्योंकि इसमें त्रिविम बाधा कम है। ठीक, तो इस प्रकार से अगर हम पूछे कि SN2 अपक्रिया में किस एल्किल कंपाउंड हैलाइड के साथ अपक्रिया तेज होगा तो आप बताओगे एल्किल आयोडाइड के साथ सबसे तेज अपक्रिया होगा और सबसे अपक्रिया का वेग एल्किल फ्लोराइड के साथ होगा। जैसा भी मैंने बताया क्रिया मैकेनिज्म में कि हम यह अपक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। तो मान लीजिए आपने मेथिल क्लोराइड लिया और मेथिल क्लोराइड में आप जो है मेथिल क्लोराइड लिया। अब मेथिल क्लोराइड में यहाँ पर आपको पता है कि क्लोरीन जो है गुड लिविंग ग्रुप है और यहाँ पर यह भी क्या है, आपका नाभिक रागी है, क्योंकि यह गुड लिविंग ग्रुप होने के कारण कार्बन के अपेक्षा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है
और ठीक ये नाभिक रागी निकलेगा और जो नाभिक रागी आएगा वो निकलने वाले नाभिक रागी के पीछे से ठीक 180 डिग्री कोण पर, कह सकते हो 180 डिग्री कोण पर, यानी लीनियर रेखी सीधा क्या करेगा, प्रहार करेगा। ये भी क्या है, नाभिक रागी है। तो आने वाला नाभिक रागी जाने वाले नाभिक रागी के पीछे से प्रहार करता है, वह भी कितने डिग्री पर, 180 अंश के कोण पे। जब ये प्रहार करेगा तो आपको पता है कि यहाँ पर फिर एक संक्रमण अवस्था जो मध्यवर्ती है वो संक्रमण अवस्था उत्पन्न होगी। अब आप देख लीजिए HO यहाँ पे उत्पन्न हो रही है, तो यहाँ पर ये संक्रमण अवस्था को प्रदर्शित करता है। चूंकि दोनों नाभिक स्नेही हैं इसलिए इन पे चार्ज क्या होगा, निगेटिव होगा। ये हमारा संक्रमण अवस्था है, संक्रमण अवस्था है जो मध्यवर्ती को प्रदर्शित करता है, मध्यवर्ती को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों नाभिक रागी के बीच में एक द्वंद्व चलता रहता है। अंत में जो दुर्बल नाभिक स्नेही होता है वो टूट करके बाहर निकल जाता है और जो मजबूत नाभिक स्नेही होता है वो कार्बन के साथ जुड़ा रहता है और जो प्रोडक्ट के रूप में हमको प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमको ध्यान देना है यह, ठीक। और ये हमें OH जो है दिखाई देगा, HO। इस तरह से हमें ये उत्पाद प्राप्त हो जाता है, मेथिल अल्कोहल। और यहाँ पे जो टूट के निकलने वाला नाभिक रागी है वो Cl, ये आपका टूटने वाला नाभिक रागी है, टूटने वाला नाभिक रागी। इस तरह से ये अपक्रिया संपन्न होती है। अतः यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।